हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। चलिए आप सबके लिए आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर के आए हैं। बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है जो आपके एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स में आते हैं। ठीक है, तो एकदम बारीकी से समझना है दोस्तों। एक एक पॉइंट को, एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को समझना है और समझते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आप सभी को आपका प्यारा सा चैनल मंटू फिजिक्स में। यहाँ पे आपको आज हम लोग रिफ्रैक्शन फार्मूला के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्शन फार्मूला अगर इस प्रकार से भी अगर पूछता है तो आप इस फार्मूले को याद कीजिएगा, रिफ्रैक्शन फार्मूला। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, अपवर्तन सूत्र। क्या बोलते हैं, अपवर्तन सूत्र। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम क्या लिए हैं, एक उत्तल अपवर्तक सतह लिए हैं। ठीक है, उत्तल गोलीय अपवर्तक सतह लिए हैं जहां पे O वस्तु है। ठीक है, और यहां से वस्तु से एक किरण निकला जो सतह पर पड़ा। सतह पे पड़ने के बाद यहाँ पे क्या है, नॉर्मल लाइन है यानी अभिलंब है जो केंद्र से पास करता है। कहाँ से पास करता है, केंद्र से। ठीक है, मानते हैं कि यह माध्यम μ1 है और यह माध्यम μ2 है। तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरणें जाती है तो वह अपने पाथ से विचलित हो जाती है। अब विचलित कैसे होगी, अगर ये मानते हैं कि विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। ठीक है, ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। तो जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है और यहाँ पे कहीं न कहीं इसका प्रतिबिंब देखने को मिलता है। ठीक है, जो आपतित किरणें अभिलंब के साथ कोण बनाती है उसे आपतन कोण बोलते हैं, और परावर्तित किरणें जो अभिलंब के साथ कोण बनती है उसको परावर्तित परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, यहाँ परावर्तन नहीं होगा, अपवर्तन होगा। ठीक है, ये किरण क्या हो जाएगी, अपवर्तित किरण। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे हर एक चीज को बारीकी से समझते चलना है दोस्तों। ठीक है, तो हम दो माध्यम के बीच क्या करते हैं ना कि हम अपवर्तन सूत्र को अप्लाई करेंगे। ठीक है, इस बिंदु को मानते हैं हम A। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, O एक वस्तु है। ठीक है, जो माध्यम μ1 में रखा गया है। लिख लेंगे कुछ, माना कि O एक वस्तु है जिसे माध्यम μ1 में रखा गया है, जिसका प्रतिबिंब माध्यम μ2 में I बनता है। ठीक है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। कोई दिक्कत? तो यहां पे हम क्या करेंगे, स्नेल के नियम अप्लाई करेंगे। ठीक है, कहां, बिंदु A पर। तो बिंदु A पर अगर स्नेल के नियम लगाते हैं तो यहां पे कर लेंगे अप्लाई क्या, स्नेल्स लॉ। कहां पर, B बिंदु पर। ठीक है, तो B बिंदु पर स्नेल के नियम क्या हो जाएगा, μ1 sin I बराबर में μ2 sin R। क्लियर है? ठीक, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यदि कोण बहुत छोटा होता है तो उपाक्षीय किरण के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं कि साइन I, ठीक है, यानी साइन थीटा, टैन थीटा और या थीटा तीनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या कर लेंगे, यदि कोण बहुत छोटा हो तो क्या हो जाएंगे, μ1 sin I के बदले हम क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल्स टू μ2 sin R।
सॉरी साइन नहीं लगाएंगे, आर लगा देंगे, ठीक है, साइन आर के बदले क्या, आर, ठीक है। चलिए इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि आई का वैल्यू और आर का वैल्यू मूल रूप से हमें निकालना है, ठीक है। तो आई का वैल्यू एक हम लोग थ्योरम के हिसाब से, एक प्रमेय के हिसाब से हम लोग क्या जानते हैं, ठीक है, कि अगर किसी त्रिभुज में देखें तो किसी त्रिभुज का जो बहिष कोण होता है अन्य दो विपरीत कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। और इसी थ्योरम को हम लोग अप्लाई करके आगे का कार्यक्रम शुरू करेंगे, ठीक है, यानी आई और आर का वैल्यू निकाल लेंगे। तो मानते हैं, हमेशा याद रखिएगा कि ऑब्जेक्ट यानी वस्तु के कोण को हमेशा अल्फा मानिएगा, वक्रता केंद्र के कोण को हमेशा बीटा मानिएगा और प्रतिबिंब के कोण को गामा मानिएगा, ठीक है। वस्तु के कोण अल्फा, केंद्र का कोण बीटा और प्रतिबिंब का कोण गामा। तो इस हिसाब से यदि अगर देखा जाए तो हम लोग एक त्रिभुज में चलते हैं OAC में। कौन सा त्रिभुज, OAC में। तो OAC में देखिए तो एक त्रिभुज बन रहा है जिसका बहिष कोण कौन है, आई है, और अंतः कोण कौन है, अल्फा और बीटा है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आई बराबर अल्फा प्लस बीटा, कोई दिक्कत, ठीक है। और आर का वैल्यू यहां से देखें तो एक त्रिभुज हम लोग चलते हैं IAC में। तो IAC जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में अगर देखा जाए तो इसके लिए बहिष कोण कौन हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है, सॉरी, इसके लिए बहिष कोण कौन हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, है कि नहीं। इस त्रिभुज में यदि अगर देखें तो बहिष कोण बीटा और अंतः कोण कौन, आर और गामा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से आई और आर का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक त्रिभुज में हम लोग चलते हैं, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज OAC में। कौन सा त्रिभुज में, OAC में। तो OAC में हम लोग क्या देखें, OAC में बहिष कोण आई है, यानी आई बराबर अल्फा प्लस क्या हो जाएगा, बीटा। यहां पे हम लोग लिख लेंगे क्या, आई बराबर में अल्फा प्लस बीटा, इक्वेशन सेकंड कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरा त्रिभुज किसमें, IAC में। तो IAC में यदि अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा बराबर आर प्लस गामा, ठीक है। तो यहां पे हम लोग कर लेंगे क्या, बीटा बराबर आर प्लस में गामा, क्लियर है। तो आर बराबर यहां से क्या मिल जाएगा, बीटा माइनस गामा, ये इधर चला जाएगा, तो इसको इक्वेशन मान लीजिए थर्ड, ठीक है। और यहां पे आप ध्यान देंगे कि क्या समीकरण सेकंड और थर्ड को हम फर्स्ट में रख सकते हैं। तो क्या मिल जाएगा हमें, समीकरण सेकंड और थर्ड का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या हो जाएगा, μ1 इंटू आई का वैल्यू कितना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू μ2 इंटू क्या हो जाएगा, बीटा माइनस गामा, क्लियर है। चलिए तो इसको हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, μ1 अल्फा प्लस μ1 बीटा इज इक्वल्स टू μ2 बीटा माइनस μ2 गामा, ठीक है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बीटा को हम उस साइड में भेज देते हैं और गामा को इधर ले आते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, μ1 अल्फा और ये गामा वाला इधर आएगा तो माइनस में μ2 गामा इज इक्वल्स टू μ2 बीटा और ये उधर जाएगा तो माइनस μ1 बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो μ1 अल्फा प्लस μ2 गामा इज इक्वल्स टू, अगर बीटा कॉमन ले लेते हैं तो μ2 माइनस μ1 होगा, ठीक है। तो यहां पे यदि अगर आप देखें तो फिर से हम दोबारा से ये करेंगे क्योंकि हमारी ज़रूरतें जो है वो tan थीटा का है, ठीक है। तो हम थीटा के बदले tan थीटा भी लिख सकते हैं। तो ऐसा फिर से लिखेंगे दोबारा से क्या, कि यदि कोण बहुत छोटा हो तो क्या हो जाएगा, μ1
अल्फा के बदले हो जाएगा tan अल्फा प्लस म्यू टू tan गामा इज इक्वल्स टू tan बीटा इंटू म्यू टू माइनस में म्यू वन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे हम लोग देखिए, ध्यान दीजिएगा इसमें कि यहां पे हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, एक लंबवत रेखा खींचते हैं इस मुख्य अक्ष पर। जो ये वाला बिंदु क्या है, P है, जो ध्रुव का काम कर रहा है, और इस बिंदु का नामकरण दे देते हैं M। ठीक है, इस बिंदु का नाम क्या दे दिए, M। क्लियर है। तो ये जो M है वो P के क्या है, बहुत करीब है। M जो है वो P के क्या है, बहुत करीब है, यानी लगभग P बिंदु पर ही है। ठीक है, तो क्या AP जो होगा वो लगभग AM के बराबर ही होगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग यदि अगर tan अल्फा का वैल्यू निकालना चाहें तो यहां से ध्यान देने वाली बात है कि tan अल्फा यदि अगर यहां से हम निकालना चाहें तो क्या निकल करके आ जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होता है, P बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस, है कि नहीं, लंब बटा आधार। तो लंब हमारा थीटा के सामने होता है, 90 के सामने कर्ण होता है, बाकी बचा से आधार होता है। तो लंब हमें क्या मिल जाएगा, AM, और बटा में कर्ण आधार क्या मिल जाएगा, OM। यानी M P के बहुत करीब है। क्या M को रिप्लेस करके P लिखा जा सकता है, तो tan अल्फा का जो वैल्यू बनेगा वो क्या बनेगा, AP बटा में OP, है कि नहीं। तो इसी तरह से हम tan बीटा tan गामा भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम सारे का वैल्यू निकालते हैं पहले। ठीक है, तो tan अल्फा जो है वो क्या बन जाएगा, AM बटा में OM इज इक्वल्स टू AP बाई क्या मिल जाएगा, OP। क्लियर है। tan बीटा यदि अगर देखें तो tan बीटा हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, तो AM बटा क्या हो जाएगा, CM, AM बटा में CM, जो M को अगर रिप्लेस करके P लिख सकते हैं यहाँ पे, तो AP बटा CP बन जाएगा। और tan गामा यदि अगर निकालना चाहें, ठीक है, tan गामा तो क्या मिल जाएगा, AM बटा में IM, यानी AP बटा क्या हो जाएगा, IP। और ये सारे वैल्यू को हम किस में रख देते हैं, समीकरण नंबर 4 में। ये देखिए जो लास्ट में हम लोग निकाल करके यहाँ पे लाए थे, ये समीकरण नंबर हो गया 4। तो इस समीकरण में हम ये सारे वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, पुट इन किस में कर देंगे, 4 में। तो 4 में यदि अगर पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, ठीक है, वो 4 समीकरण क्या है, चौथा समीकरण क्या है, μ1 tan अल्फा, क्या है, μ1 tan अल्फा, μ2 tan गामा और tan बीटा इंटू μ2 माइनस μ1। तो tan अल्फा tan गामा का वैल्यू और tan बीटा का वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, μ1 इंटू tan अल्फा का वैल्यू कितना है, AP बाई OP, प्लस μ2 इंटू tan गामा AP बाई IP इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, tan बीटा क्या है, AP बाई CP और इंटू μ2 माइनस μ1। क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो μ1 इंटू क्या, AP कॉमन लेकर के इसको काट सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, μ1 बाई OP प्लस μ2 बाई IP इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई CP, है कि नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग यहां लगा लेंगे चिन्ह परिपाटी। ठीक है, और चिन्ह परिपाटी में हम लोग क्या करते हैं, यहां वस्तु दूरी, ठीक है, जो दूरी हम लोग ध्रुव से मापते हैं वो वस्तु दूरी, ध्रुव से वस्तु तक के दूरी को वस्तु दूरी बोलते हैं, U के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ध्रुव से वक्रता केंद्र तक के दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, R के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और ध्रुव से प्रतिबिंब तक के दूरी को प्रतिबिंब दूरी बोलते हैं, V के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है। और साइन के साथ में, तो साइन क्या हो जाएगा, ठीक है, आपतित किरण के दिशा में यदि अगर मापेंगे तो धनात्मक, आपतित किरण के विपरीत मापेंगे तो ऋणात्मक। तो आपतित किरण जा रही है
O से P के तरफ और दूरी माप रहे हैं P से O के तरफ, तो वस्तु दूरी किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और वक्रता केंद्र की दूरी, ठीक है, P से C के तरफ, और आपतित किरण भी कैसे जा रही है, P से C के तरफ जा रही है, यानी ये पॉजिटिव हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। और प्रतिबिंब दूरी भी क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, क्योंकि जिस दिशा में आपतित किरण है उसी दिशा में दूरी को माप रहे हैं। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो चिन्ह परिपाटी में हमें क्या मिल गया, OP बराबर -U, PC बराबर +R और IP बराबर +V। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे OP बराबर -U, IP बराबर +V और CP बराबर +R। क्लियर है? तो इसमें अब हम पुट कर देंगे, तो μ1/OP का वैल्यू कितना है, -U प्लस μ2/IP का वैल्यू भी बराबर μ2 - μ1/CP का वैल्यू कितना है, R के बराबर है कि नहीं। अब इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस हमारा रिजल्ट आ चुका है, ये लिख लेंगे μ2/V और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बाई μ1/U इज इक्वल्स टू μ2 - μ1/R। ये जो है आपका रिजल्ट आ गया, हेंस में कर लेंगे प्रूफ, और यहाँ से आपको यह फार्मूला साबित होता है। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, और ये एकदम आप जहन में बैठा लीजिए, 5 मार्क्स एकदम तय है, ठीक है। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ठीक है। ऐसा कुछ और क्वेश्चंस करवाएंगे जिसमें आपको 15 नंबर एकदम फिक्स करवा देंगे, आपको 15 नंबर कहीं जाने वाला नहीं है। 5-5 नंबर का क्वेश्चंस हर एक वीडियोस में लेकर के आएंगे, कुछ क्वेश्चंस लेकर के आएंगे जो गेसिंग रहेगा एकदम, बिल्कुल आप उसको एकदम से जहन में बैठा लीजिए, एकदम से बार बार रिवीजन कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं इसी के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।